आपको डरा हुआ पाकिस्तान दिखाएंगे, जो ये कह रहा है कि भारत की सेना उस पर कभी भी हमला कर सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं डर अच्छा होता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को एक ही समय पर अफगानिस्तान के साथ भारत से भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। आप खुद सुनिए, ये पाकिस्तानी भारत की सेनाओं से किस कदर खौफ खाते हैं। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके को मोदी सरकार ने आतंकवादी हमला माना और भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने नए बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर तो यही है कि उसका सरकारी खजाना पहले से खाली है और इस फटीचर हालत में उसके लिए भारत के साथ एक और युद्ध लड़ना बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आज कहां पर आकर टिका हुआ है, भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं सिर्फ, जो आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं। 2.5 से 3 महीने का आयात सिर्फ संभव है इस 1.5 लाख करोड़ रुपए में। जूम इन कीजिए और ये पूरी कहानी लिख रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे भारत से, वो तो अगली तस्वीर है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं और इतने पैसों से पाकिस्तान सिर्फ 2.5 से 3 महीने का ही आयात कर सकता है, इंपोर्ट। यहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी देखिए कितना है, 61 लाख करोड़ रुपए। और हमसे तो पाकिस्तान की कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, लेकिन चूंकि इस देश को देखना था तो हमने आपको 61 लाख करोड़ दिखा दिया कि यह है पाकिस्तान की हालत। अब पाकिस्तान की एक और समस्या है और वो ये है कि वो सिर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से जो कर्ज लिया है वो $100 बिलियन, यानी लगभग 9 लाख करोड़। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, 9 लाख करोड़ पाकिस्तान पर विदेशी जो दूसरे देशों से लिया हुआ कर्जा है वो अपने आप में 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब देखिए, चारों तरफ से अपनी इसी हालत के कारण पाकिस्तान पिछले 1 महीने से तालिबान से शांति समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि तालिबान ने साफ कहा है कि अगली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो अगला हमला सीधा इस्लामाबाद पर होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, आपने देखा, आज ही नहीं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का मीडिया लगातार इस बात की चर्चा कर रहा है कि भारत की सेना इस हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगी और इस डर ने पूरे पाकिस्तान को बेचैन किया हुआ है। कुछ बेचैनियां अच्छी होती हैं, सुनिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कुछ डर अच्छे होते हैं, कुछ बेताबियां अच्छी होती हैं। इस डर के पीछे भारतीय सेना और मेड इन इंडिया हथियारों की वो ताकत भी है जिसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया में देखी गई थी। हमारी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दहशत से भर दिया था। आज पाकिस्तान को पता है कि आधुनिकता के मामले में भारत की वायुसेना चाइना की वायुसेना से भी आगे निकल चुकी है और हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन्स, हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान को दिन में भी तारे दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रशिया ने भी भारत को यह ऑफर दिया है कि वो भारत में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 विकसित करने के लिए तैयार है। और अगर भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पहली बार ऐसा होगा जब हमारी वायुसेना मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेगी और ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के होंगे। सुखोई 57E को दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक और आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। 2 इंजन वाला यह खतरनाक लड़ाकू विमान एक बार में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी माहिर होता है। पाकिस्तान के पास अभी जो मौजूदा है उसके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इस लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट करने में सक्षम ही नहीं है और इसकी रफ्तार तो पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। ये मैक 2 की रफ्तार से उड़ता है, मैक 2 की रफ्तार। इसकी अधिकतम स्पीड 2467 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2467 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका मतलब यह हुआ
कि इस लड़ाकू विमान को कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में सिर्फ 78 मिनट लगे। आज पाकिस्तान पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है और वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, वही सबसे ज्यादा डरता है और उसकी हरकतों से उसकी चोरी पकड़ी जाती है। आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के पीछे उसी जैश का हाथ है, जिस जैश का पालन पोषण पाकिस्तान की ISI और उसका ये मुनीर सेना करती है। ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने खुद मानी है और यह भी कबूल किया है कि दिल्ली में लाल किले के पास जो कार धमाका हुआ उसके पीछे पाकिस्तान के ही हथियारबंद शाहीन थे। सुनिए, सोचिए, पाकिस्तान के आतंकवाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और यहां यह भी सोचना होगा कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं और अमेरिका जैसे देशों को ऐसे कबूलनामे क्यों नहीं दिखाई देते। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि इन देशों की असली नीति और असली मंशा क्या है। इस वक्त मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है और वो रिलीजियस फ्रीडम पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने जारी की है और इसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो आप देख रहे हैं। जूम इन करके दिखा सकते हैं। ये जो तमाम पार्ट्स हैं ये हमने आपके लिए इसीलिए हाईलाइट की हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमने आपके लिए हाईलाइट की है। आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में धार्मिक आजादी के मामले में भारत को अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, क्यूबा जैसे देशों के साथ रखा गया है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि क्या वाकई में भारत में धार्मिक आजादी का इतना बुरा हाल है कि ये सिर्फ भारत के खिलाफ एक एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी, अयोध्या के राम मंदिर और आरएसएस के खिलाफ नफरत से भरी पड़ी है। ये जो रिपोर्ट है इसमें सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है और कहा गया है कि उनकी तमाम जो पॉलिसीज है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, यानी हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है। इसमें शुरुआत में ही सबसे पहले ये लिखा है, शुरू वाली ही लाइन जो मैंने आपके लिए ग्रीन की है। साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी सरकार भारत में हिंदुत्व की विचारधारा पर काम कर रही है और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये शुरुआती ही इन्होंने डाल दिया है। इसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी एक है। ये अगला पन्ना पलटिए और आपको दिख जाएगा कि कैसे ये आरएसएस और बीजेपी को एक बता रहे हैं। और आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक अत्याचार में शामिल है। ये देखिए, ये उसका दूसरा हिस्सा। इसी में आगे राम मंदिर का जिक्र है, राम मंदिर का जिक्र, और बताया जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद के ऊपर हुआ है और इस मस्जिद को हिंदुओं की हिंसक भीड़ ने ढहा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत चालाकी से राम मंदिर के इतिहास को तो छिपा दिया गया। ऐसी धारणा बना दी गई कि अयोध्या का राम मंदिर भारत के मुसलमानों का दमन करके बनाया गया, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए दोनों पक्षों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस सब के बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें सिर्फ एक जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र जरूर है, लेकिन उसे भी ऐसे लिखा गया है जिससे इस मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर विवाद क्या था। 16वीं शताब्दी में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिराकर उस पर मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बातें साफ तौर पर अनदेखी और अनलिखी कर दी गई है, लिखा ही नहीं गया है। उल्टा इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक हिंदू नेता के तौर पर पेश किया गया है और इसी में यह लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम विरोधी हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तब हमारे देश की अदालत से पहले अमेरिका के इस आयोग ने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर न वकील न दलील। इसके अलावा इसमें उमर खालिद का भी जिक्र है और यह लिखा गया है कि उमर खालिद ने 2020 में सीएए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, लेकिन उसे आज तक जेल में रखा गया है। बाकायदा नाम के साथ उसके बारे में इसमें लिखा गया है, लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट। जबकि सच यह है कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है और इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि ये दंगे सुनियोजित थे और उसके पीछे तख्ता पलट की गहरी साजिश छिपी हुई थी। आपको याद होगा, ट्रंप उस दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस दौरान भारत के दौरे पर थे और उसी दौरान यह किया गया था। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जो देश भारत के खिलाफ ऐसा एजेंडा चला रहे हैं, वो देश दिल्ली धमाके पर पाकिस्तान के कबूलनामे को क्यों देखेंगे? उससे इन पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां आपको यह भी देखना होगा कि अगर जैश के आतंकवादी भारत में कुछ डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करते हैं, उनके अंदर अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ आधी अधूरी जानकारी के साथ नफरत भरी जाती है, तो फिर ये रिपोर्ट भी वही काम कर रही है। इस रिपोर्ट में राम मंदिर का जिक्र सिर्फ ये बताने के लिए किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण मुसलमानों की धार्मिक आजादी के उल्लंघन के लिए किया गया, जबकि ये बात तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से गलत है। वैसे ये तरीका बहुत पुराना है जिसमें इस तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित करके लोकतांत्रिक देशों पर दबाव बनाया जाता है और इस बार भी कुछ नया नहीं हो रहा। बड़ी बात क्या है, वो ये कि जब अमेरिका भारत में धार्मिक आजादी को लेकर इतना बड़ा लेक्चर दे रहा है कई पन्नों का, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान भारत में सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदुओं को आतंकी घटनाओं का शिकार बनाना चाहता है। आप रावलपिंडी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का नया टेरर कैंप बन रहा है। इस टेरर कैंप का नाम है मरकज अल कुदस और इसका निरीक्षण लश्कर के टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुद किया। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास। सबसे बड़ा मजा, ये वही आतंकवादी है जिसे अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन सोचिए, ऐसे प्रतिबंध का क्या फायदा जब यह आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में टेरर कैंप बनाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बातें करता है। देखिए, हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की एजेंसियां भारत के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने में क्या सोचकर ये बातें लिखती हैं, इतनी व्यस्त रही होंगी। ये रिपोर्ट बनाना था उनको, भारत के खिलाफ हिंदुत्व का एक एजेंडा भारत में चल रहा है, ये सब लिखने की इतनी जल्दबाजी थी कि उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के इस टेरर कैंप के बारे में शायद पता नहीं चला होगा। लेकिन भारत अब पाकिस्तान में आतंकवादियों की एक एक गतिविधि पर नजर रखता है और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में अपने लोग कैसे पाकिस्तान के आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। साल 2023 द केरला स्टोरी नाम से एक फिल्म आई थी जिस पर हमारे देश में काफी विवाद हुआ था, लेकिन आज हम आपको एक नई केरला स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं और इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह खबर केरल के एक 16 साल के नाबालिग लड़के के बारे में है। 16 साल, जो अपनी मां के साथ ब्रिटेन में रहता था। केरल पुलिस में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक ब्रिटेन में इस लड़के की मां और उसकी एक दोस्त उसे आतंकवादी संगठन आईसिस के वीडियो दिखाते थे और उसे आईसिस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था। सोचिए, इस लड़के की मां खुद चाहती थी कि उसका बेटा आईएसआईएस का जिहादी बने और सीरिया जाए। कुछ दिन पहले जब यह लड़का वापस केरल में अपने पिता के पास आया, तब उसने ये बताया कि ब्रिटेन में उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और अब वो वापस अपनी मां के पास जाकर नहीं रहेगा। इसी के बाद केरल पुलिस में इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई और अब पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन में यह इस तरह का पहला मामला नहीं है जब वहां आईसिस में भर्ती के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हुई है। आज जब भारत में डॉक्टरों के आतंकी बनने पर लोग हैरानी जता रहे हैं, तब यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि ब्रिटेन में डॉक्टर्स, नर्सेस को कई सालों से कट्टरपंथी बनाने की साजिश चल रही है। और इस मामले में भी जिस नाबालिग लड़के ने अपनी मां पर उनका ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया है, इस लड़के ने लगाया है, नाबालिग लड़का है,
वो महिला भी ब्रिटेन के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है। ब्रिटेन को दुनिया के उन शुरुआती देशों में गिना जाता है जहां जिहाद के नाम पर डॉक्टर्स को आतंकी बनाकर सीरिया भेजा गया और इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई। दिखाते हैं आपको। साल 2014 में डॉक्टर इस्साम अबुआनजा, जिसके दिमाग में कुछ लोगों ने इस कदर जहर भरा, तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी, वो अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर आईसिस में भर्ती हो गया। और जब चार्ली हेब्डो नाम की पत्रिका पर आतंकी हमला हुआ, तब इसने लिखा कि गॉड ब्लेस दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म, डॉक्टर। इसी तरह 2015 में ब्रिटेन के 9 डॉक्टर्स, पूरे 9 डॉक्टर्स आईसिस में शामिल होने के लिए सीरिया पहुंचे और उस समय यह पता चला था कि जो डॉक्टर्स मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सूडान जाते हैं, वहां उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इसके बाद ये डॉक्टर व्हाइट टेरर मॉड्यूल से जुड़े जाते हैं। और भारत में भी जैश ने यही किया। अब केरल के 16 साल के इस लड़के ने अपनी मां पर यह आरोप लगाया है कि वो उसको कट्टर बना रही थी। उसकी मां उससे कह रही थी कि सीरिया जाओ, आईसिस का हिस्सा बनो। इस खबर के बाद आज आपको यह भी सोचना होगा कि अगर माता पिता, अभिभावक भी अपने बच्चों को कट्टरपंथी बनाने में जुट जाएंगे तो भविष्य में ये व्हाइट टेरर मॉड्यूल कितना खतरनाक रूप ले सकता है। इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल के पीछे अमेरिका जैसे देशों के दोहरे मापदंड भी शामिल हैं। इस वक्त आप मेरे हाथ में जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है जिन्हें अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद 13 सालों तक गोपनीय रखा था। इन दस्तावेजों में आशंका जताई गई थी कि 9/11 हमले में ओसामा बिन लादेन के साथ सऊदी अरब की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है और इसी वजह से अमेरिका में 9/11 के पीड़ित परिवारों ने सऊदी अरब को इस हमले के लिए जिम्मेदार माना। लेकिन आज जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिन्हें कहा जाता है, व्हाइट हाउस आए और एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में उनसे यह पूछ लिया कि उनके व्हाइट हाउस आने से 9/11 के पीड़ित परिवार नाराज है, तो राष्ट्रपति ट्रंप इस पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान का पूरी तरह से बचाव किया। बड़ी बात यह है कि इस पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी नहीं छोड़ा और उनसे यह पूछ लिया कि अगर उनका परिवार सऊदी अरब में बिजनेस कर रहा है तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का मामला नहीं है। सुनिए तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को मुश्किल सवालों पर कितनी जल्दी गुस्सा आता है। वैसे वो खुद को शांति दूत बताते हैं और जैसे एक सवाल उनसे उनके बिजनेस इंटरेस्ट पर पूछ लिया गया तो उन्होंने फेक न्यूज बता दिया। इन आरोपों पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले में लादेन ने सऊदी अरब के नागरिकों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाए। अब आप ये समझिए कि क्या अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाती हूं क्योंकि कई लोग ये मान रहे हैं कि एक तिकड़ा बनाने की कोशिश है और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से एक नई रणनीति पर चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति यह है कि वो वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के देशों में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान दोनों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और जब आप अमेरिका का इन दोनों देशों के साथ रिश्ता देखेंगे तो ये है पाकिस्तान और ये है सऊदी अरब। बाकी जो खाड़ी देश है उनको छोड़ दीजिए, बात सऊदी अरब की है। अगर आप क्षेत्रफल में देखें तो उसका अंदाजा आपको लग रहा है उसके साइज का, और इधर पाकिस्तान। अगर ये दोनों देश वेस्ट एशिया में अमेरिका की मदद करते हैं तो इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया के मसलों में राष्ट्रपति ट्रंप को फायदा मिल सकता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सऊदी अरब को अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर दिया है। मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर रहे हैं ट्रंप, और इससे पहले पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही ऐलान किया। इसके अलावा आज ही सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर सहमति बना ली है और इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी रक्षा समझौते पर सहमति बन चुकी है। अब यह सब इसलिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान पर भारत का दबाव कम हो और पाकिस्तान अपनी सारी ऊर्जा पश्चिम एशिया में अमेरिका और सऊदी अरब की मदद करने में लगाए। और इस रणनीति से भारत भी पूरी तरह सावधान है। आपको ये बताते हैं कि भारत की तरह चाइना में आतंकवाद की समस्या इतनी गहरी क्यों नहीं है और चाइना में आतंकी घटनाएं ना के बराबर आखिर क्यों होती है। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक माना जाता है, उस पाकिस्तान को चाइना ने अपने कर्ज से दबाया हुआ है।
आज पाकिस्तान का एक भी आतंकी संगठन चाइना के उइगर मुसलमानों की बात नहीं करता, जिन पर चाइना में सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं। दूसरा, चाइना में आतंकवादी हमले बहुत कम होते हैं क्योंकि चाइना में आतंकवाद के खिलाफ सबसे कठोर कानून है। वहां आतंकवाद को लेकर राजनीति नहीं होती है। वहां की कम्युनिस्ट सरकार साफ शब्दों में ये कहती है आतंकवाद को धार्मिक कट्टरपन से जुड़ा हुआ ही माना जाएगा। तीसरा, चाइना में आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत आंतरिक सुरक्षा और निगरानी तंत्र है। पूरे चाइना में सीसीटीवी कैमरों का ऐसा जाल है कि वहां छोटी से छोटी गतिविधियों की भी निगरानी होती है और लोगों का चेहरा देखकर उनका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। इससे लोगों में यह डर रहता है कि अगर वो आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो सरकार उन्हें मरते दम तक जेल में रख सकती है। साल 2015 में चाइना में एक नया कानून आया था जिसके तहत एक ऐसी संस्था बनाई गई थी जो देश भर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों संदिग्धों की पहचान करती है और पूरे चाइना में आतंकवाद से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है। वहां ऐसे मामलों में 10-20 सालों तक जांच नहीं चलती। चाइना में सोशल मीडिया पर भी सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। भारत में अगर सोशल मीडिया पर आतंकियों ने कोई साजिश रची है तो उसका डेटा हमें कंपनियों से मांगना पड़ता है और ये कंपनियां सरकार को डेटा देने से इनकार भी कर सकती हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में इंटरनेट कंपनियों को आरोपी से जुड़ा हुआ सभी डेटा जांच एजेंसियों को फौरन देना होता है और इस वजह से वहां सोशल मीडिया के जरिए आतंक का नेटवर्क खड़ा ही नहीं किया जा सकता। युवाओं का ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। हालांकि चाइना के मामले में एक बड़ी बात यह है कि वहां होने वाली घटनाओं को सरकार की मंजूरी के बिना मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता और इस वजह से भी चाइना में होने वाली ज्यादातर घटनाएं दुनिया को पता ही नहीं चल पाती। एक तरीका यह भी ऐसे देखने का। आपको ये बताते हुए कि नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज उन्हें नॉन स्टॉप नीतीश कुमार या निरंतर नीतीश कुमार, निसंदेह नीतीश कुमार भी कह सकते हैं। आज बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और इस दौरान नीतीश कुमार ने यह कहा कि अब उनके नए कार्यकाल में बिहार का और भी ज्यादा विकास होगा और केंद्र की तरफ से पूरा का पूरा कितना ज्यादा काम और सब सहयोग हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कितना ज्यादा घूमते हैं, अन्य लोग भी घूमते हैं, तो सब जगह से फायदा हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब पहले से तो अपना राज्य अच्छा बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा। आज अगर हम नीतीश कुमार को नॉन स्टॉप नीतीश कुमार कह रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति का निष्कर्ष यह है कि उन्होंने खुद को एक ब्रांड बनाया, ऐसा ब्रांड जिसकी चमक को पिछले 20 सालों से बिहार के लोग देख रहे हैं। राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार एक इंजीनियर थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो एक समाजवादी इंजीनियर बने जिन्होंने ऐसे ऐसे समीकरण बनाए जिन्हें विरोधियों के लिए भेदना मुश्किल रहा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि वो हर हालात में खुद को टिकाऊ बनाकर रखते हैं। जब वो राजनीति में आए तब शुरुआत में लगातार 2 चुनाव में उनकी हार हुई थी। उनकी जगह कोई और नेता होता तो उसकी निरंतरता कमजोर हो जाती, लेकिन नीतीश कुमार ने साल 1977 से लेकर 25 तक खुद को राजनीति में नॉनस्टॉप बनाए रखा और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना अब मुश्किल होगा। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब नीतीश कुमार ने सिर्फ 21 सीटें जीती थी तब भी वही मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में मार्च जब उन्होंने 88 सीटें जीती, तब जब 115 सीटें जीती, जब 71 सीटें जीती, जब 43 सीटें जीती और आज जब 85 सीटें उनकी पार्टी ने जीती है, तब भी मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार की ताकत उनकी पार्टी की सीटों से नहीं आकी जा सकती, बल्कि नीतीश कुमार की ताकत समझना होगा तो ये जानना होगा कि उन्हें बिहार के लोगों के साथ गठबंधन सरकारों का विश्वास कैसे जीता और वो बार बार सहयोगियों को बदलने के बाद भी विश्वसनीय कैसे बने रहे। आज तक अपने दम पर
यानी बहुमत वो नहीं ला पाए जेडीयू के लिए, लेकिन हमेशा उनको चेहरा बनाया गया। अलग अलग पार्टियों के साथ चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। उनकी सीटें कम आई, लेकिन वो फिर भी बने। अब तक एक चेहरे पर सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार कुल 6 चुनाव जीते, जबकि 6 चुनाव 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में, और उसके बाद 3 बार लोकसभा चुनाव केंद्र में। जबकि दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार आ गए हैं, जो 2005 से अब तक 5 चुनाव जीते हैं, 10वीं बार कल वो शपथ लेंगे। उन्होंने नवीन पटनायक 5 बार जो जीते थे, पवन चामलिंग और ज्योति बसु की रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। वक्त है विजुअल स्टोरीज का। आज बिहार एक और वजह से खबरों में है, और ये वजह है बिहार की पुलिस। पटना में बिहार पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी एक स्कूटी को जब्त करके ले जा रहे हैं, और एक महिला उनके सामने गिड़गिड़ा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला को चोट भी लग जाती, और पुलिस के इस बर्ताव को लेकर लोग नाराज हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि ये लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। पटना में ट्रैफिक चालान को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां पुलिस पर गर्भवती महिला से दुर्व्यवहार का आरोप है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी स्कूटी जब्त करने की कार्रवाई के दौरान बार बार गाड़ी आगे बढ़ाता है, और महिला गुहार लगाती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन पुलिसकर्मी स्कूटी स्टार्ट कर आगे बढ़ाने लगता है। महिला काफी देर तक गिरती पड़ती और चीखती रही, और पुलिसकर्मी की हनक की वजह से घिसटती रही। उसके हाथ पैर में भी चोट लग गई। जब महिला की तबीयत बिगड़ती दिखी, तब जाकर ये पुलिसकर्मी रुका। पुलिस का कहना है कि ये लोग आगे से यू टर्न लेने के बजाय स्कूटी को पैदल रॉन्ग साइड से लेकर आ रहे थे। कागज चेक करने पर पता चला कि पहले से 12,000 का चालान है, और इस वजह से वाहन जब्त करने लगे तो महिला स्कूटी के सामने अड़ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था का हाल दिखाते हैं, जहां बदमाशों को लाठी भांजने में, तलवार चलाने में, हमला बोलने में और तोड़फोड़ करने में कोई डर नहीं। तभी तो 20 से ज्यादा बदमाशों ने एक कैफे में घुसकर, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, कैफे में घुसे, जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों से मारपीट की। अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आरोप है कि 2 दिन पहले कुछ छात्रों के साथ इस कैफे संचालक के भाई ने मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया। लाठी, डंडे, तलवार लेकर 20 से 25 बदमाश अचानक से भोपाल के एक कैफे में टूट पड़े और अंधाधुंध तोड़-फोड़ शुरू कर दी। इन बदमाशों ने अपने मुंह ढक रखे थे। इस तोड़-फोड़ को देखकर वहां बैठे लोग दहशत में आ गए और खाना पीना छोड़कर भागने लगे। इन बदमाशों ने कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, कांच का सामान तोड़ डाला। एक कर्मचारी के हाथ में तलवार भी लग गई। एक ग्राहक की उंगली भी डंडे से फ्रैक्चर हो गई। सोचिए, मध्य प्रदेश की राजधानी में बदमाशों के किस कदर हौसले बुलंद हैं। आखिर इस तरह की अराजकता कहीं कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। आपने कहावत सुनी होगी, आग लगने पर कुआं खोदना। मध्य प्रदेश की अब खबर दिखा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है, पहले मेट्रो बना दी जाती है, फिर इस बारे में सोचा जाता है कि अब इसके नीचे से वाहन कैसे निकलेंगे। अब वहां करोड़ों की लागत से नगर निगम की बिल्डिंग बना दी गई है, और अब ध्यान आया कि अरे, मीटिंग हॉल तो बनाया ही नहीं। अब इसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और दूसरी जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए, यूं ही नहीं कहते, एमपी गजब है। यहाँ 90 डिग्री का पुल हो सकता है, कम ऊंचाई की मेट्रो हो सकती है, जिसके नीचे से वाहन निकालने के लिए सड़क को खोदा जा सकता है, और 50 करोड़ की आलीशान बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें मीटिंग हॉल ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। 50 करोड़ की लागत से नगर निगम का 8 मंजिला भवन बनाया गया, और अब याद आया कि इसमें मीटिंग हॉल तो बनाया ही नहीं। इसीलिए नगर निगम ने भोपाल कलेक्टर को पत्र लिख इस इमारत के पास करीब 1/4 एकड़ जमीन मांगी है, जिस पर मीटिंग हॉल बनाया जाएगा। यानी सबको अपने आलीशान केबिन का ध्यान है, लेकिन जनता के मुद्दों की चर्चा और समस्याओं का समाधान और सुनवाई कहां बैठकर, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं। वाकई एमपी गजब है। क्या आपने कभी सोचा है कि डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी करवाने के बावजूद आपके नंबर पर सैकड़ों अनजान फोन कॉल्स क्यों आते हैं? क्या आपने सोचा है आपके व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट, विदेशी नौकरी के ऑफर्स, या फिर आपकी तस्वीर वायरल हो गई है जैसे मैसेज क्यों आते हैं? इसकी वजह है आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा डेटा लीक होकर साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाना। कई जगहों पर जहां पर आप जाते हैं, मोबाइल नंबर अपना छोड़ते हैं, मोबाइल नंबर डेट ब्रीच
से जुड़ी एक ऐसी ही बड़ी खबर पूरी दुनिया को हो सकते हैं को सकते में डाल दिया है। इस खबर ने अपने सेफ्टी फीचर्स को बेस्ट बताने वाले व्हाट्सएप के करता धरता मेटा ने एक ऐसी गलती की है जिससे व्हाट्सएप के 350 करोड़ यूजर्स के मोबाइल नंबर का डेटा साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच गया है। इस वक्त दुनिया में व्हाट्सएप के 500 करोड़ यूजर्स हैं और अकेले भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस लापरवाही का खामियाजा जितने यूजर्स को भुगतना पड़ सकता है, कितने हो सकते हैं। अब देखिए, आपका मोबाइल नंबर मिलने के बाद ही साइबर क्रिमिनल्स आपको हैकिंग वाले में लिंक भेजते हैं या डिजिटल अरेस्ट वाले वीडियो कॉल्स करते हैं और आप हमेशा ही यही सोचते रहे कि आखिर इन साइबर क्रिमिनल्स को आपका व्हाट्सएप नंबर कहां से मिला। साइबर वर्ल्ड में इस तरह की खामी को कॉन्टैक्ट डिस्कवरी फ्लॉ कहते हैं। इसकी वजह से मोबाइल एप्लीकेशन अपने यूजर्स की अनुमति लिए बगैर सारी जानकारी थर्ड पार्टी को देता है। सिर्फ यही नहीं, इस खामी की वजह से मोबाइल एप्लीकेशन ये यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल मोबाइल नंबर्स भी लीक हो जाते हैं। यानी आपका नंबर लीक हुआ, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी लीक हो जाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स को ये सारे नंबर्स मिल जाते हैं। जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आसानी से ये नंबर्स उनके हाथ लग गए। मार्क ज़करबर्ग की मेटा को व्हाट्सएप की इस खामी का बहुत पहले से पता था। साल 2017 में ही मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी जांच करने वाले रिसर्चर्स ने मेटा को आगाह किया था, लेकिन पिछले 8 साल से ये कंपनी यूजर्स की सेफ्टी से खिलवाड़ करती रही। उसने यूजर्स के मोबाइल नंबर की सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। व्हाट्सएप के इस डेटा ब्रीच के बारे में ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह खुलासा किया है। उनका दावा है कि व्हाट्सएप यूजर्स को पूरी डायरेक्टरी डार्क वेब पर बिक रही है। डार्क वेब से साइबर क्रिमिनल्स को व्हाट्सएप यूजर्स का मोबाइल नंबर, उनकी प्रोफाइल फोटो, उनके एक्टिव या इनएक्टिव होने की सारी जानकारी मिल रही है और यहीं से वो आपके दोस्तों के कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर्स भी निकाल सकते हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में उन मोबाइल नंबर्स की कीमत ज्यादा होती है, जिसकी प्रोफाइलिंग भी साथ में मिल रही है। यानी ऐसे मोबाइल नंबर्स जिनके बारे में पता हो कि वो एक्टिव है, मतलब मोबाइल नंबर कौन यूज कर रहा है, उसका नाम हो, यूजर की तस्वीर मिल जाए, ये पता चल जाए कि उनकी उम्र क्या है, फिर यूजर किस देश का रहता है, ये सब कुछ पता चल जाए। सोचिए, किसी साइबर क्रिमिनल के पास आपकी ये सारी जानकारी हो, वो क्या नहीं कर सकता है। आपका नाम लेकर आपके संबंधित जो अन्य लोग हैं आपको संबोधित करते हुए वो आपकी जानकारी के आधार पर आपको फंसाने के लिए सैकड़ों तरीके अपना सकता है। व्हाट्सएप डेटा ब्रीच में यही हुआ। यूजर्स का मोबाइल नंबर, प्रोफाइल डार्क वेब पर बेची जा रही है, जो एक खतरनाक बात है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप पर आपके मैसेज भी सुरक्षित नहीं है। व्हाट्सएप की मैसेजिंग व्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं है, वो अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर ही चल रही है, यानी सुरक्षित है। मेटा का दावा है कि उसने अपनी इस खामी को ठीक कर दिया है। एक वक्त था जब सामान्य घर परिवार की महिलाएं किसी टीवी सीरियल से भावनात्मक रूप से इस हद तक जुड़ जाती थी कि कैरेक्टर के साथ होने वाला हर अन्याय उन्हें परेशान करता था। उनकी हर खुशी उन्हें अपनी खुशी लगती थी, उसकी मौत दुख का कारण बन जाती थी। सच तो यह है कि समय जरूर बदल गया है, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं आया। अब टेलीविजन सीरियल के कैरेक्टर से नहीं, बल्कि लोग बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, लुक्स, हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं। इन सेलिब्रिटीज के साथ एक तरफा भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। ये सेलिब्रिटीज भी फैंस की भावनाओं को पहचानते हैं। वो भी अपने फॉलोअर्स को अपनी सोशल मीडिया फैमिली बताते हैं। फैंस भी इन्हें अपना रिश्तेदार मान लेते हैं। उनके दुख में दुखी, उनके खुश में खुश। इस तरह ये एक तरफा संबंधों को पैरा सोशल कहा जाता है। इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरा सोशल शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पैरा सोशल का मतलब है एक ऐसा संबंध जिससे आप उस व्यक्ति के प्रति अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो आपको जानता तक नहीं है। आपने देखा होगा, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, फैंस पर उसकी प्रतिक्रिया अपनी देने लगते हैं। कई बार ये प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं होती, बल्कि ये लोग परिवार के सदस्य की तरह अधिकार जताते हैं। जैसे अगर किसी महिला सेलिब्रिटी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो उनके फैंस को पसंद नहीं है, तो फैंस शादी ना करने की सलाह देने लगते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ लिखने लगते हैं, जबकि ये उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा फैसला है और इसमें किसी अनजान का कोई दखल नहीं बनता। ये पैरा सोशल रिलेशनशिप अब इतना खतरनाक हो गया है कि अब लोग एआई बॉट से भी भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे हैं, उसे अपना दोस्त, पति, पत्नी समझने लगे हैं, जबकि एआई पूरी तरह से मैकेनिकल है। मनोविज्ञान में अजीब एक तरफा संबंधों को मेंटल डिसऑर्डर भी बताया जाता है। मनोविज्ञान में इसे दो तरह से देखा जाता है, एरोटोमेनिया
इससे पीड़ित व्यक्ति ये मानने लगता है कि किसी अजनबी या किसी सेलिब्रिटी के साथ उसका कोई ना कोई संबंध है, जबकि वो सेलिब्रिटी शायद इसे जानता भी ना। दूसरा है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इससे पीड़ित व्यक्ति को झूठा लेकिन पक्का विश्वास होता है कि किसी अजनबी पर उसका पूरा अधिकार है और वो पूरे अधिकार के साथ उसे अपनी बात मनाने के लिए पीछे पड़ जाता है। बार बार मैसेजिंग करना, अपना हक जताना, किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को इस बात के लिए ग्लानि दिखाना कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। आपने भी कई लोगों के साथ ऐसा महसूस किया होगा। पैरासोशल संबंधों की वजह से कई बार सेलिब्रिटीज अच्छा भी महसूस करते हैं, कई बार परेशान भी हो जाते हैं। एक मशहूर यूट्यूबर डैरन जेसन वॉटकिंस जूनियर के साथ कुछ ऐसा हुआ। डैरन शो स्पीड नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके एक फैन ने उनको परेशान कर दिया था। उस फैन ने खुद को उनका नंबर 1 पैरासोशल फैन बताया था और सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट किए जिससे ये लगने लगे कि डैरन के उसके संबंध हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इसको लेकर डैरन काफी असहज हो गए। बाद में उन्होंने उस फैन को ब्लॉक किया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप ब्लॉक कीजिए तो फिर वो कई तरीके से आप के जो अन्य फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज करने लगते हैं। जब फैंस तारीफ करते हैं, बातों को मानते हैं तो सेलिब्रिटीज को अच्छा लगता है, लेकिन जब वही फैंस इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, अधिकार जताते हैं, मर्जी के हिसाब से चलते हैं या फिर गलत बातें लिखने लगते हैं, अगर ब्लॉक किया जाए तो वो मुसीबत बन जाती है।